तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। ठीक ना। तो विद्युत धारा को पढ़ने से पहले हमको विद्युत आवेश के बारे में पता होना चाहिए। ठीक ना। आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आवेश को पढ़ लेते हैं। ठीक ना। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक ना। मान लीजिए हम कह दिए इस मार्कर पे आवेश है, जब इस पे आवेश रहेगा तो किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा या फिर अपने से दूर भगाएगा। ठीक ना। तो उसी गुण को हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक ना। आप लोग बचपन में एक प्रयोग किए होंगे कि मान लीजिए आपके पास पेंसिल आता था, तो पेंसिल को सर पे रगड़ करके कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठाते थे, उठ जाता था। ठीक ना। तो क्यों उठ जाता था, जब हम पेंसिल को कहां सर में रगड़ते थे तो पेंसिल पे क्या आ जाता था, आवेश आ जाता था, जिसके कारण वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता था, खींचने लगता था। हम लोग कहते थे जादू हो रहा है, जादू हो रहा है। ऐसा जादू वादू कुछ नहीं था, वो किसके कारण मतलब उठ रहा था कागज का टुकड़ा, तो आवेश के कारण। ठीक ना। अभी आवेश उत्पन्न कैसे होता है, ठीक ना। मान लीजिए इस मार्कर पे आवेश उत्पन्न करना रहेगा तो कैसे हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक ना। तो आवेश उत्पन्न होने के दो कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं, दो कारण। पहला कारण ये होता है, मान लीजिए इस मार्कर में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तब पर भी कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। या फिर इस मार्कर में कुछ इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ जाएं, तब पर भी क्या हो जाएगा, ये आवेशित हो जाएगा। ठीक है। तो कोई भी पदार्थ को आवेशित होने के दो कारण होते हैं। ठीक है। पहला कारण यह होता है, या तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इलेक्ट्रॉन निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होना। क्या होना, त्याग होना। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब उस पे क्या आता है, आवेश आता है। या फिर जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तब पर भी क्या होता है, ठीक ना, आवेश उत्पन्न होता है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझिए और ठीक ना हाई लेवल पे समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह दिए कोई भी पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी क्या उस पदार्थ पर, ठीक ना। हाँ, मतलब जब हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब हम कहेंगे कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या मान लीजिए इस पर पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर रहा है, मतलब ई और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक ना। ठीक ना। तो हम लोग देख लिए कोई भी पदार्थ को आवेशित होने के दो कारण। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ठीक ना। तो इस आधार पर हम लोग आवेश को दो प्रकार से विभाजित करते हैं। ठीक ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। ठीक ना। पहले वाले को बोलते हैं धन आवेश और दूसरे वाले को बोलते हैं कौन सी, ऋण आवेश। ठीक ना। अब धन आवेश किसे कहते हैं, वही आपको बताएं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक ना, तब तो जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, जब कोई पदार्थ कौन सी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब पर भी धन आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, धन आवेश। या फिर जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धन आवेश। इसी का उल्टा दूसरा देखिए, ऋण आवेश किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आवेश उत्पन्न करता है तो उस आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। या फिर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण आवेश। ठीक ना। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, बस ऐसे याद कर लीजिए, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आवेश, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। ठीक ना। इस सब परिभाषा देखिए आप लोग को बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, बस हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक ना। देख लीजिए, वही लिखे, आवेश किसी पदार्थ का हुआ गुण है जिसके कारण वह किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक ना। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। ठीक ना। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अभी होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, धन आवेश। उसी तरह किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तब जो आवेश उत्पन्न होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो आवेश के प्रकार हो गए। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है,
कूलाम। याद कर लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस कूलाम को हम लोग दर्शाएंगे सी से। किससे दर्शाएंगे? सी से। लेकिन आवेश को दर्शाना रहेगा तो हम लोग दर्शाएंगे क्यू से। किससे दर्शाएंगे? क्यू से। यानी आवेश को दर्शाएंगे क्यू से और कूलाम को दर्शाएंगे किससे? सी से। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए अब एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो आवेश आपको बताएं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कौन सी? प्लस आवेश। दूसरा क्या होता है? माइनस आवेश यानी ऋण आवेश, यानी इसको धन आवेश और ऋण आवेश भी बोल सकते हैं। इसमें एक चीज और पढ़ लीजिए आवेश के बारे में। जब 2 समान आवेश रहेंगे ना, मान लीजिए एक प्लस है दूसरा वाले भी प्लस, मतलब एक धन आवेश दूसरा धन आवेश, तो 2 समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन 2 विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? चलिए उसको भी लिख लेते हैं। मान लीजिए 2 आवेश है इधर, एक प्लस आवेश इधर है और एक प्लस आवेश इधर है। ठीक है? तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भगाएंगे। ठीक है? हम कह रहे हैं एक आवेश इधर भी है एक आवेश इधर भी है, यो देखिए समान आवेश है का, इनके बीच में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है? देखिए जब समान आवेश रहेगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन एक तो प्लस रहे और दूसरा क्या रहे? माइनस रहे, तब विपरीत आवेश हो गया का, चाहे तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। ठीक है? इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। क्या होगा? आकर्षण। मतलब दोनों एक दूसरे को खींचेंगी, एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है ना? तो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है ना? अब चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। मान लीजिए किसी भी पदार्थ पे हमको आवेश ज्ञात करना रहे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि उस पदार्थ पर कितना आवेश है। ठीक है ना? मान लीजिए ये कोई चालक रहता है, जो कोई चालक तार रहता है, कोई भी चालक रहता है, हमको इस पे पता करना रहता कि कितने आवेश हैं, तो उसको कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है ना? उस फार्मूला को बोलते हैं Q बराबर N इंटू ई, यानी Q बराबर N गुणे E। देखिए फार्मूला यहाँ लिखा भी होगा, Q बराबर N इंटू E, जहां Q होता है वस्तु पर कुल आवेश, मतलब इस पे जितना आवेश है जो हमको पता करना है उस आवेश को किससे दर्शाएंगे? Q से। ठीक है? N से E होता है कि इस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N से क्या होता है? वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है? E से होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश आपको पता होना चाहिए कितना होता है? -1.6 गुणे 10 में -19 कूलाम। याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10 में -19 कूलाम। एक प्रोटॉन पे भी सेम आवेश होता है लेकिन वहां प्लस हो जाता है। ठीक है? प्रोटॉन पे क्या होता है? +1.6 गुणे 10 में -19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 गुणे 10 में -19 कूलाम। ठीक है ना? चलिए अब तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे। अब इसके आगे चलिए हम पढ़ लेते हैं कि एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। कौन सी? एक कूलाम। देखिए आगे हेडिंग कौन सी है? एक कूलाम। ठीक है? तो एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो किसी चालक तार में या फिर जो किसी चालक में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर जितना आवेश प्रवाहित होगा ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक कूलाम आवेश बोलेंगे। ठीक है? चलिए इसको और अच्छे से समझाना, पहले परिभाषा पढ़ लीजिए। यानी एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर स्थानांतरित होता। अच्छे से समझिएगा। एक कूलाम आवेश कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी चालक तार है, मान लीजिए कुछ समय के लिए कोई चालक तार है, कोई तार है। ठीक है? हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड में, ठीक है, इस चालक तार द्वारा 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितना? 1 सेकंड में, प्रत्येक सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो 1 एम्पीयर की धारा बहने के लिए इसमें से जितना कौन सी आवेश गुजरे होंगे ना, ठीक है, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा बहने के लिए जितना आवेश गुजरे होंगे ना 1 सेकंड में, उसी आवेश को क्या बोलेंगे? कितना है वो आवेश? 1 कूलाम। ठीक है? यानी 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने के लिए जितना आवेश इसमें से गुजरे होंगे, जितना बहे होंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलाम बोलते हैं। ठीक है? ये इतना आवेश के बारे में आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए, तभी आप लोग विद्युत धारा अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है? तो चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सी विद्युत धारा किसे कहते हैं।
तो चलिए आप पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक ना, विद्युत धारा को पढ़ने से पहले आपको धारा क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक ना, तो धारा किसे कहते हैं, जब कहीं पर भी कोई चीज बहने लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। ठीक ना, जैसे मान लिया कहीं पानी बह रहा है तो कहेंगे पानी का धारा चल रहा है, जल धारा चल रहा है, कहीं हवा बह रहा है तो उसको कहेंगे हवा का धारा चल रहा है। ठीक ना, उसी तरह कहीं आपको आवेश प्रवाहित होते हुए दिख जाएंगे तो कह देंगे हाँ ये कौन सा धारा चल रहा है, तो विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका परिभाषा बन जाएगा कि आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी यहां समय दर का मतलब ही होता है देखते रहेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तो देखेंगे 1 सेकंड में कितना आवेश गया, 1 मिनट में कितना गया, या फिर 10 मिनट में कितना गया। ठीक है, तो जितना आवेश प्रवाहित हुआ रहेगा उसी को टाइम से भाग कर देंगे तो कौन सी मिल जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो गया आवेश प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम लोग आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाएंगे, आई से। ठीक है, तो विद्युत धारा को हमेशा दर्शाएंगे आई से। ठीक है, तो इसका परिभाषा और फार्मूला देखिए आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, आवेश प्रवाह के समय दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। एक लाइन का परिभाषा आप लोग को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला भी लिखे हैं, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह के समय दर को, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, यानी कितना आवेश प्रवाहित हुआ है कितना समय में। ठीक है, उसको समय से भाग करेंगे तो कौन सी मिल जाएगा हमको, विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा को किससे दर्शाएंगे, आई से। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से, और समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। तो इसका फार्मूला मिल गया आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, चलिए ये तो क्या हो गया, विद्युत धारा का फार्मूला हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो इसी फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं, पीछे पढ़े हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम बटे सेकेंड, यानी कूलाम प्रति सेकेंड। तो आगे लिखे भी हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड। किसका, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड। इस कूलाम प्रति सेकेंड को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, एम्पियर। किस नाम से, एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो विद्युत धारा। ठीक है, तो इस एम्पियर का प्रतीक होता है ए। क्या होता है, इसको हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, विद्युत धारा का मात्रक हो गया। अब इसके कुछ अन्य भी मात्रक है, मान लो बहुत छोटे छोटे मात्रक, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये भी किसके मात्रक है, विद्युत धारा के, लेकिन बहुत छोटे मात्रक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 मिली एम्पियर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर, बहुत छोटा। ठीक है, यानी 1 एम्पियर का लगभग 1000वां भाग, उसे क्या बोलेंगे, 1 मिली एम्पियर। उसी तरह और छोटा तो 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये तो क्या हो गया, इसके मात्रक हो गए। ठीक है, एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, और कुछ भी होता है, यानी और छोटे चले जाएंगे, पिको एम्पियर, बहुत कुछ होता है। ठीक है, उतना विस्तार से हम लोग को नहीं पढ़ना, बस आपको ये वाला मात्रक पता होना चाहिए, कौन सी, कूलाम बटे सेकेंड, और कौन सी, एम्पियर। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कि इस विद्युत धारा को हम लोग नापते किससे हैं। ठीक है, यानी विद्युत धारा को नापने वाला कोई तो यंत्र होगा, कैसे पता करेंगे कहाँ इस कोई भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए एक यंत्र आता है, उस यंत्र का नाम होता है अमीटर। क्या होता है, अमीटर। तो विद्युत धारा को नापने वाले यंत्र का नाम क्या है, अमीटर। अब इस अमीटर को मान लीजिए हमको परिपथ में लगा करके चेक करना कि उस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो अमीटर को कहां पर जोड़ा जाता है, तो अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अभी आगे पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बस इतना समझिए कि ठीक है, कोई मान लीजिए परिपथ है। ठीक है, चलिए कोई छोटा सा क्या है, इधर कोई छोटा सा परिपथ है, हमको इसमें विद्युत धारा नापना रहेगा। ठीक है, कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इस परिपथ के श्रेणी क्रम में कहीं पर भी काट करके, ठीक है, कौन सी जोड़ दीजिएगा, अमीटर जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, अमीटर। ठीक है, अब देखिए अमीटर में 2 सिरा रहता है, एक प्लस होता है, ठोरा कौन सी, माइनस। एक सिरा को प्लस बोलते हैं, ठोरा को माइनस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, अमीटर का प्लस वाला सिरा बैटरी के उच्च वोल्टेज से जोड़ते हैं, बैटरी के किस वोल्टेज से, उच्च वाले वोल्टेज से जोड़ते हैं, तथा माइनस वाला सिरा बैटरी के किस वोल्टेज से जोड़ा जाता है, निम्न वोल्टेज, निम्न विभव वाले सिरे से। यानी इसको उच्च विभव वाले से जोड़ेंगे प्लस वाले को, और माइनस वाले को निम्न विभव वाले से जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह से अमीटर में देखिए इसे पैमाना लगा रहता है। ठीक है, 5, 10, 15, 1, 2 से लगा रहता है, इसमें इसे तीर लगा रहता है, यानी तीर जिस पे जाके रुक गया
हम लोग पता कर लेंगे हाँ उतना एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अमीटर को, ठीक है, परिपथ में कहां लगाया जाता है? तो परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं से हम लोग पता कर लेते हैं कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 कूलाम का आवेश का हम लोग परिभाषा पता किए थे, उसी तरह 1 एम्पियर किसे कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 एम्पियर किसे कहेंगे? किसी परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, तब वहां पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा उस धारा को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 एम्पियर। मान लीजिए कोई भी परिपथ है, कोई भी चालक तार है, यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इस परिपथ में उत्पन्न विद्युत धारा को हम लोग का कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे, ठीक है। वही परिभाषा लिखे हैं, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तब परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। तब परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, ठीक है। चलिए कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। मतलब इसको एक बार फिर से समझिए, यदि किसी भी परिपथ, कोई भी परिपथ है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गया, ठीक है, तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। कितना आसान परिभाषा। 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गया तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, इस विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, ठीक है। विद्युत धारा किधर से किधर बहता है, इसको आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, यानी विद्युत धारा किधर से किधर प्रवाहित होता है, ठीक है। यानी जब तक इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी तब तक यह माना जाता था कि विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की दिशा पे निर्भर करता है, ठीक है। यानी जो भी पदार्थ में धन आवेश होते हैं उसकी दिशा पर किसकी दिशा निर्भर करती थी? विद्युत धारा की दिशा। लेकिन जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की खोज हो गई, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? पहले इसको समझ लीजिए। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा को त्याग करके, ठीक है, अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई परमाणु है, परमाणु में बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं रहती हैं, ठीक है। उन वृत्तीय कक्षाओं में से जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कूद करके बाहर आ जाएंगे, परमाणु से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यानी कोई भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित तभी होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तभी, नहीं तो नहीं। मान लीजिए मार्कर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, ठीक है, तब यह पाया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के विपरीत दिशा में कौन सी, किसकी दिशा होती है? विद्युत धारा की दिशा, ठीक है ना। तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत दिशा में। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहे हैं तो विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चालक ले लिए हैं, कोई भी चालक पदार्थ है, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे कौन सी है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर रहेगी, इधर देखिए इस साइड में, इधर हम कौन सी बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की दिशा, ठीक है। किसका, किसकी दिशा? इलेक्ट्रॉन की दिशा यदि इधर रहेगा तो विद्युत धारा किधर प्रवाहित होगा? तो विद्युत धारा इसके विपरीत प्रवाहित होगा, ठीक है। देखिए इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, तो विद्युत धारा इधर बहेगा, यानी जो विद्युत धारा की दिशा होगी ना इधर होगी। ये कौन सी हो गया? विद्युत धारा। ये क्या हो गया? विद्युत धारा, ठीक है ना। और इधर हम कौन सी खींचे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा है, कौन सी? इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत में कौन किसकी दिशा होती है? तो विद्युत धारा की दिशा, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होता है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिधर बहेंगे उसी के विपरीत दिशा में कौन सी बहेगा? विद्युत धारा बहेगा, ठीक है। जैसे विद्युत धारा मान लीजिए इसमें पता करना रहेगा, देखिए इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन सब बह रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो विद्युत धारा उधर प्रवाहित होगा, ठीक है। चलिए तो विद्युत धारा की दिशा हम लोग पता कर लिए किधर से किधर बहता है। अब आगे पढ़ लेते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए विद्युत किसी तो रास्ते जाता होगा, ठीक है। मान लीजिए विद्युत को प्रवाहित होने के लिए रास्ता चाहिए नहीं चाहिए, उसी रास्ता को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। उसको अच्छे समझ लीजिए। विद्युत धारा के, ठीक है,
बंद तथा सतत पथ को विद्युत परिपथ बोलते हैं। पहले नंबर, विद्युत धारा का जो पथ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद तथा सतत होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, बीच में कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि बीच में से कहीं भी परिपथ टूट गया तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक परिपथ हम आपको बनाए हैं। ठीक है, परिपथ में देखिए नीचे सेल या तो बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, इस बैटरी में से देखिए तार निकाल करके इस तरह से तार, देखिए इधर मान लीजिए एक प्रतिरोध कुछ भी है, पंखा उनका, एसी, कूलर, फ्रिज कुछ भी है, यहाँ पर एक बल्ब भी टांग दिए। ठीक है, बल्ब से होते होते देखिए यहाँ पर एक स्विच लगा दिए। स्विच को बोलते हैं हम लोग कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी बोलते हैं। फिर देखिए इधर से ला करके फिर बैटरी में तार जेट दिए हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरा का पूरा इस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। ठीक, विद्युत धारा, देखिए इधर से विद्युत धारा निकलता है हमेशा। जब कभी भी विद्युत धारा निकलेगा किधर से निकलेगा? प्लस वाले टर्मिनल से। किधर? प्लस वाले से निकलेगा, किधर जाएगा? माइनस वाले की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से इस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। बताइए ये कहीं टूटा हुआ है? नहीं, सतत है ना। सतत मतलब लगातार। इस लगातार पथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। ठीक है, इसमें देखिए बहुत चीज लगा रहता है विद्युत परिपथ में। देखिए जैसे मान लीजिए सेल हो या तो बैटरी लगाएंगे, तार की आवश्यकता पड़बे करेगा। ठीक है, कुछ प्रतिरोध उसमें जोड़बे करेंगे, बल्ब बल्ब कुछ लगेबे करेंगे। ठीक है, मेन चीज कौन सी लगाना पड़ेगा हमको? स्विच भी उसमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यानी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित को रोकने से और चालू करने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें स्विच। यदि इस स्विच देखिए यदि बंद रहेगा, बंद मतलब ऑन है। ठीक है, देखिए स्विच दो प्रकार से बनेगा। हो सकता है बीच में डॉट न रहे, मतलब स्विच चालू है। क्या है? चालू। मतलब ध्यान सुनिएगा, अब से सुनिए, यदि स्विच देखिए स्विच के बीच में से डॉट रहेगा ना, स्विच के बीच में डॉट रहेगा, इसको बोलेंगे बंद कुंजी। क्या बोलेंगे? बंद कुंजी। जब बंद कुंजी रहता है ना तो इसको बोलेंगे ऑन है। मतलब परिपथ देखिए टूटा नहीं है एकदम, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा, मतलब बंद कुंजी मतलब स्विच ऑन है। लेकिन यह कुंजी देखिए बीच में से डॉट हटा देगा तो मतलब खुली कुंजी। जब कुंजी खुल गया मतलब स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ हो गया मतलब परिपथ टूट गया, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, तो इस डॉट का मतलब समझ गए? बिंदु रहेगा, इस बीच में बिंदु रहेगा मतलब स्विच ऑन है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। डॉट नहीं रहेगा मतलब स्विच ऑफ हो गया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए विद्युत धारा की दिशा भी पता कर लिए और विद्युत परिपथ क्या होता है उसको भी पता कर लिए। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, यानी विभव होता क्या है। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को समझने के लिए आपको पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश को मान ले रहे हैं कितना? क्यू। ठीक है, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इस आवेश के कारण ठीक है इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? ठीक है, यानी इस आवेश के कारण ठीक है इस आवेश का जहां तक प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है, जहां तक इसका प्रभाव रहेगा तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक अन्य आवेश है, वो भी कैसा? प्लस वाला। ठीक है, जिसको बोलेंगे धन आवेश। ठीक है, वो कहां पर है? अनंत पर। मान लीजिए इधर कौन सी है? अनंत है। ठीक है, इधर कौन सी है? मान लीजिए इधर अनंत है। ठीक है, अनंत पर भी एक आवेश है छोटा सा, ठीक है, इसको बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, ये भी कैसा? धन आवेश। ठीक है, अब इस आवेश को जब इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, मान लीजिए किसी भी बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, अब इसको यहाँ से जब यहाँ तक लेके आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जितना कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में, उसी को बोलेंगे कौन सी? इस बिंदु का विद्युत विभव। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए है धन परीक्षण आवेश है, सॉरी है कौन सी? प्लस क्यू आवेश है धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ देखिए इसका कौन सी? विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यानी इस क्षेत्र में कोई भी अन्य आवेश आएगा ना तो ई क्या करेगा? ई आवेश उसको धक्का मारेगा, नहीं उस पर एक बल लगाएगा। यदि मान लीजिए ई प्लस है, यहां से कोई प्लस आवेश आएगा उसको क्या करेगा? उसको धकेलेगा, यानी बल लगा करके उसको दूर भगाएगा। कहीं माइनस क्यू आवेश रहेगा तो उसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए इस आवेश को हमको यहां से यहां तक लेकर आना है, बताइए यो प्लस वाला है और यो प्लस वाला है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। हम आपको बताएं समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब हाई वाला उसको क्या करेगा? बल लगाएगा उस पर, लेकिन हम क्या करेंगे? जबरदस्ती इसको
खींच करके लेकर आएंगे कहाँ, इस बिंदु तक। जब इसको यहां से लगाए यहां तक लाएंगे तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक ना। उस काम को हम कितना मान ले रहे हैं, W। कितना काम मान ले रहे हैं हम, कितना काम करना पड़ा हमको, W, ठीक ना। अब बताइए, ध्यान से सुनिएगा, यानी इस आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, विद्युत विभव, ठीक है। इसका परिभाषा देखिए बोर्ड पे लिखे हैं, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। हम कह दिया, मान लीजिए यदि कौन सी है, Q आवेश है, कितना आवेश है, Q आवेश है। Q आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ रहा, W करना पड़ रहा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, विद्युत विभव बराबर कौन सी, यानी लाने में किया गया कार्य बटे जो आवेश लेकर आए हैं, आवेश यानी कार्य बटे आवेश, यानी फार्मूला हो गया। विभव को दर्शाएंगे हमेशा किससे, V से, विभव को V से, V बराबर कार्य को W से, आवेश को Q से, तो V बराबर W बटे Q, ये क्या हो गया इसका फार्मूला। इसका मात्रक क्या होता है, अच्छा बताइए, इस फार्मूले से इसका मात्रक निकाल सकते हैं। W का मात्रक जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, ठीक। इसका मात्रक हो गया जूल बटे कुलाम, यानी जूल प्रति कुलाम। इसी जूल प्रति कुलाम को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मात्रक कौन सी होता है, जूल प्रति कुलाम, अथवा कौन सी होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। चलिए ये तो समझ गए आप लोग कौन सी, विद्युत विभव, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। जब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, यानी V बराबर W बटे Q। इसको V से दर्शाएंगे, इसका मात्रक होता है जूल प्रति कुलाम अथवा का वोल्ट होता है, ठीक है। अब यहीं पर चलिए सीख लेते हैं विभवांतर किसे कहते हैं, कौन सी, विभवांतर यानी वोल्टेज किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर कह दिए एक आवेश है कौन सी, Q, क्या, Q आवेश है। अब इस Q आवेश के कारण, ठीक ना, इसके चारों तरफ कौन सी होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, इस आवेश को हम अनंत से नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि यहीं पर यानी विद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु है, ठीक, ठीक, क्या बिंदु है, दो बिंदु। चलिए इस आवेश को थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब यहीं पर एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक ना। चलिए अब यह जो आवेश है, मेन वाला आवेश है, इसके कारण देखिए इसके चारों ओर कौन सी है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब एक अन्य आवेश को हम इस बिंदु से इस बिंदु तक लेकर आएंगे, का ये आवेश धक्का नहीं मारेगा, धक्का मरबा करेगा, बल लगाएगा उस पर। अब बल लगाएगा लेकिन हमको फिर भी उसको यहां से लगाया यहां तक लेकर आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती उसको खींच के लाएंगे, ठीक है। अच्छा बताइए, पहले से ही मतलब ध्यान से सुनिएगा, पहले से ये आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में क्यों रुका है, इसको रोके रखने के लिए भी तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, जो कुछ कार्य करना पड़ेगा तो इसका भी कुछ तो वोल्टेज विभव होगा, तो इसके विभव को क्या मान ले रहे हैं, V1, इस बिंदु के विभव को क्या मान ले रहे हैं, V2। मतलब जो हमको जो आवेश लेके आना है Q0, उसको V1 से उठा के लाना कहां तक, V2 तक। कहां से लाना है, V1 से V2 तक, यानी विद्युत क्षेत्र में ये देखिए एक बिंदु से कहां लाना है, दूसरे बिंदु तक। अच्छा जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ इसको जब यहां से यहां तक लेके आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, W, ठीक है, ठीक है। उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, W, उस कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, W। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यानी विभवांतर का परिभाषा कैसे लिखेंगे, लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, कहा, किसी बिंदु क्षेत्र में स्थित, ठीक है, धन परीक्षण आवेश को या तो धन आवेश को, ठीक, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहां तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा आपसे, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, किसी धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच का क्या बोलते हैं, विभवांतर। अच्छा विभवांतर निकालना रहेगा, यानी इसी के बीच का विभवांतर निकाल ले रहे हैं ना, निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कौन सी निकाले हैं, V1 निकाले हैं, यहाँ कौन सी निकाले हैं, V2 निकाले हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, जो प्लस Q आवेश है, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इस बिंदु पर भी बल लगाएगा, इस बिंदु पर भी कौन सी लगाएगा, बल लगाएगा, ठीक है। मतलब इसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा, इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम, मतलब यहाँ पर विभव ज्यादा रहेगा, यहाँ पर विभव कम रहेगा। तो विभवांतर निकालेंगे इसका, मतलब विभव का अंतर, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। V2 में से कौन सी घटाएंगे, V1,
मान लीजिए यदि V1 ज्यादा रहेगा तो V1 में से V2 घटाएंगे, लेकिन यहाँ तो V2 ज्यादा है तो V2 में से कौन सी घटाएंगे, V1। क्यों V2 ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये प्लस क्यू आवेश के नजदीक है तो ज्यादा बल लगाएगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ज्यादा विभव मिलेगा, यहाँ कम काम करना पड़ेगा तो कम विभव मिलेगा, इसलिए यहाँ कौन सी लिखेंगे पहले V2, कौन सी लिखेंगे, यानी V2 में से कौन सी घटाएंगे हम लोग, V1 घटाएंगे, तब कौन सी मिलेगा, विभवांतर। और V1 माइनस V2 को हम लोग यानी विभवांतर को किससे दर्शाएंगे, डेल्टा V से, किससे दर्शाएंगे, डेल्टा V से। डेल्टा V बराबर मिल गया कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, यानी लाने में जो किया गया कार्य बटे कौन सी, आवेश को। तो फार्मूला मिल गया डेल्टा V बराबर W बटे Q, वही सेम फार्मूला V बराबर W बटे Q, W बटे Q। हाई अनंत से आया था, हो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गया है, ठीक है, इसलिए ई कौन सी हो गया, विभवांतर हो गया, ई का हो गया, विभव हो गया, ठीक है। लेकिन दोनों को दर्शाएंगे हम लोग किससे, V से। दोनों का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक जूल बटे कूलाम, उसका भी मात्रक क्या हो गया, जूल बटे कूलाम, ठीक है। इसको भी वोल्ट बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसको भी V से दर्शाएंगे, इसको भी V से दर्शाएंगे, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग कौन सी विभवांतर और विभव को अच्छे से समझे होंगे, ठीक। चलिए अब सीख लेते हैं हम लोग कि एक वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है, एक वोल्ट किसे कहेंगे, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, देखिए एक वोल्ट का परिभाषा यहाँ लिख दिया, पहले इसको समझा देते हैं, ठीक, तो पहले इसको पढ़ देते हैं उसके बाद समझा रहा है, ठीक है। यानी यदि किसी चालक के यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना किया गया, यानी 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक कौन सी वोल्ट। इसको अच्छे से समझ लीजिए, हम कह रहे हैं यदि मान लीजिए किसी चालक के दो बिंदुओं, कोई भी चालक है, कोई भी परिपथ है तो कोई भी चालक है, उनके दो बिंदुओं के बीच, क्या दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश, कितना, एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़े, 1 जूल काम करना पड़े, तब उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक। अब समझिए, मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक, या तो कोई चालक है, दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब इसको इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। मान लिया हमको V बराबर 1 लाना है ना, तो V बराबर 1 कब आएगा, ठीक है, जब W भी यानी कार्य भी 1 जूल हो, आवेश भी कितना हो, 1 हो, तब तो 1/1 करेंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है, वोल्टेज यानी 1 वोल्ट आएगा। मतलब देखिए 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल काम करना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कौन सी, 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पर लिखे भी, ठीक है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में यदि 1 जूल काम करना पड़ता तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को मतलब विभव, विभवांतर और 1 वोल्ट का परिभाषा अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत विभवांतर का मापन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर को नापने के लिए एक यंत्र आता है, जिस यंत्र का नाम है कौन सी, वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। इस विद्युत विभवांतर यानी जिन दो बिंदुओं के बीच में विद्युत विभवांतर नापना रहता है, उन बिंदुओं के बीच में, ठीक है, हम लोग क्या उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में उस वोल्ट मीटर को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग परिपथ में समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग वोल्ट मीटर को कहां जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक परिपथ बनाया हुआ है, इसमें सेल लगा है, कुंजी लगा, 2 ठो प्रतिरोध लगा, ठीक है। हमको विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में मिलता है ना, कहीं पर भी हमको दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकालना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लिया हमको R2 के बीच का विभवांतर निकालना, मतलब इस R2 प्रतिरोध का विभवांतर, मतलब एक बिंदु यहां पर है, एक बिंदु यहां पर, इन दोनों बिंदुओं के बीच का कौन सी निकालना, विभवांतर। हम क्या किया है, इन दोनों बिंदुओं के, ठीक है, समांतर क्रम में क्या कर दिया, इसके समांतर क्रम में कौन सी जोड़ दिए, एक वोल्ट मीटर, यानी V से वोल्ट मीटर हम जोड़ दिए, ठीक है। इस वोल्ट मीटर को इस प्रकार से जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। हम इस प्रकार से जोड़ते हैं कि वोल्ट मीटर का जो प्लस वाला टर्मिनल हो वो बैटरी के उच्च विभव से जाके जुड़े। देखिए बैटरी का मतलब उच्च विभव है ये ना, इससे कौन सी है, प्लस वाला जुटा है, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जो माइनस वाला टर्मिनल हो, ऋण वाला, वो कहाँ, बैटरी के, बैटरी या फिर सेल के किस टर्मिनल से जुड़ा, मतलब किस सिरे से जुड़ा हो,
निम्न विभव वाले सिरे से जुड़ा हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या वोल्ट मीटर की सहायता से कौन सी पता कर लेते हैं, विभवांतर, कि उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको कहीं और विभवांतर पता करना रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हमको विभवांतर पता करना रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में कौन सी जोड़ेंगे हम लोग, वोल्ट मीटर। इसे इधर से लाके कौन सी जोड़ देंगे, वोल्ट मीटर, यानी वी लिख लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाला सिरा, ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर का प्लस वाला सिरा बैटरी को उच्च वोल्ट से, माइनस वाला सिरा कहाँ, बैटरी के निम्न वोल्ट से, मतलब निम्न विभव से हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग वोल्ट मीटर से कौन सी पता कर लेते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ठीक है। चलिए अब हम लोग यही और एक चीज और सीख लेते हैं कि विद्युत धारा को किससे नापते हैं। तो विद्युत धारा को नापने के लिए एक यंत्र आता है जिसका नाम कौन सी है, अमीटर। कौन सी है, अमीटर, ठीक है। हाई वोल्ट मीटर था, अमीटर, वोल्ट मीटर विभवांतर नापेगा और अमीटर विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को नापने के लिए जो अमीटर का प्रयोग करते हैं ना, इसको हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। देख लीजिए कहीं पर भी हमको कौन सी विद्युत धारा निकालना रहेगा तो वही क्या करेंगे, तार को कट करेंगे, बीच में कौन सी जोड़ देंगे, अमीटर। उसी लाइन में क्या जोड़ देंगे, अमीटर जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा हाँ कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस। प्लस वाला बैटरी के उच्च विभव से, देखिए प्लस वाला बैटरी के उच्च विभव से और माइनस वाला बैटरी के निम्न विभव से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए इस अमीटर और वोल्ट मीटर में, ठीक, यानी कुछ संकेत बनाए हुए रहते हैं, यानी कुछ नंबरिंग किया रहता है। उसमें देखिए एक तीर संकेतक लगा हुआ है, जो ही हम लोग कुंजी को ऑन करते हैं, ठीक है, ये जो संकेतक लगा रहेगा इससे घूम करके जाकर के कहीं एक स्थान पे स्थिर हो जाएगा। उसके बाद उस पैमाने में हम लोग देख करके पता कर लेंगे हाँ कि कितना एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, या फिर इन बिंदुओं के बीच का कितना वोल्टेज विभवांतर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर को नापते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा विभवांतर को किससे नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर को परिपथ में कहाँ लगाते हैं, तो समांतर क्रम में, ठीक है। और विद्युत धारा को किससे नापते हैं, तो अमीटर से। अमीटर को कहाँ लगाते हैं, विद्युत परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयव के बारे में, यानी विद्युत परिपथ बनाते समय हम लोग किन किन अवयवों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सभी अवयवों को देखिए हम बोर्ड पे बना दिए हैं। अब चलिए एक एक करके उनको हम समझा देते हैं, ठीक है ना। पहला अवयव देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, बैटरी या फिर सेल। कोई भी विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमको सेल या बैटरी चाहिए होता है, ठीक है ना। तो देखिए सेल का प्रतीक, देखिए सेल में दो खूंटी होता है ना, एक प्लस एक माइनस, तो ठीक है। इस तरह से प्रतीक जो भी रहेगा तो किसका प्रतीक है, सेल का प्रतीक है। लेकिन बहुत सारे खूंटी आपको दिखाई देंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। ये किसका प्रतीक है, बैटरी का प्रतीक ए वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कोई भी कोष्टक की तरह देखिए बना रहेगा, उसके बीच में कोई डॉट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, खुली प्लग कुंजी। इसको क्या बोलते हैं, खुली प्लग कुंजी। अब ये बीच में डॉट रहेगा तो इसको बोलेंगे कौन सी, बंद प्लग कुंजी। मतलब हाई वाला ऑन है, हाई वाला ऑफ है, जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्विच, ठीक है। स्विच मतलब कुंजी होता है, प्लग, ठीक है, कुंजी होता है, यानी खुली प्लग कुंजी। इसका प्रतीक ये है। बंद प्लग कुंजी तो ए वाला, तो हाई कौन सी है, ऑफ है, बटन ऑफ है। हाई कौन सी है, बटन ऑन है, ठीक है। चलिए अब हमको मान लीजिए तार उसमें से, मतलब परिपथ में से भी तार जेट करके कहीं ले जाना है, ठीक है, तो वहां तार संधि करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से एक तार पहले से, वहां से एक तार और जुट रहा है नीचे की तरफ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तार संधि बोलेंगे, ठीक है। अब एक तार इधर से गया है, एक तार इधर से आ रहा है, तो इसको क्रॉस करके ले जाएंगे ना। तो देखिए इस तरह से एक तार पहले से गया था, इसको इधर से ला करके इसे क्रॉस करा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तार क्रॉसिंग, ठीक है। ये तो देखिए किसका प्रतीक है, विद्युत बल्ब का प्रतीक है। लेकिन इस तरह से कोई मतलब प्रतीक दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे कौन सी है, विद्युत प्रतिरोध है, ठीक है। अभी आगे हम लोग प्रतिरोध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है, ठीक है। और देखिए इधर इस तरह से प्रतिरोध बना करके उसको इसे काट दिया हो तीर लगा के, इसको बोलेंगे हम लोग धारा नियंत्रक, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यानी विद्युत धारा को कंट्रोल करते हैं, कम बेसी करते हैं, उसको आप बोलेंगे धारा नियंत्रक, या फिर इस तरह से भी बना देगा, ठीक है। इन दोनों प्रतीक किसका है, धारा नियंत्रक का, ठीक है। अमीटर देख लीजिए, बीच में ए लिख देगा तो क्या हो जाएगा, अमीटर, और वी लिख देगा तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इन सभी प्रतीकों को आप लोग याद कर लीजिएगा, कभी कभी पेपर में यही पूछ देता है। इधर देख लीजिए
अवयव का नाम लिख देगा, इधर इसका कार्य कर देगा, प्रतीक बना देगा, यानी इधर नाम लिख देगा, इधर प्रतीक बना देगा, प्रतीक उल्टा सीधा बना देगा, आगे पीछे बना देगा, उसको मिलाने के लिए आपको दे देगा, ठीक है, कि किसका प्रतीक कौन है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार होगा तभी तो मिला पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि ओम का नियम किससे कहते हैं, कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो सन 1827 ईस्वी में एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। उन्होंने किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के बीच में एक संबंध स्थापित किया, ठीक है। इसी संबंध को ओम के नियम के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस संबंध को बताने वाले वैज्ञानिक जो थे जॉर्ज साइमन ओम थे, इसलिए इस संबंध को उनके नाम पे रख दिया गया, कौन सी, ओम का नियम। अब ओम का नियम कहता क्या है, ओम का नियम यही कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप हो गया, दाब हो गया इत्यादि अपरिवर्तित रहे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम। इसको अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए एक कोई चालक है, ठीक है ना, इसमें जो प्रवाहित धारा होगा ना वो इसके सिरों पे जो विभवांतर लगाया गया होगा, विभवांतर मतलब इसको देखिए किसी बैटरी से जोड़ा गया होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस सिरे का भी विभवांतर मतलब कुछ विभव होगा, इसका भी विभव होगा, यानी दोनों के बीच में कुछ विभवांतर होगा ना, तो इसमें जो प्रवाहित धारा होगा ना इसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती। यदि इसका विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगा, यदि इसका विभवांतर घटाएंगे तो धारा घट जाएगा। तो देख रहे हैं धारा किस पे निर्भर कर रहा, विभवांतर, यानी इसको हम कितना वोल्टेज से जोड़े हैं, जितना वोल्टेज से जोड़ेंगे उतना ज्यादा विद्युत धारा बहेगा, ठीक। यही नियम दिए थे कौन, ओम के नियम, मतलब ओम साहब यही नियम दिए थे कि जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। वही देख लीजिए, यानी जो धारा है वो विभवांतर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। मतलब यदि देख लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस फार्मूले को इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वी अनुक्रमानुपाती कौन सी, आई, या फिर आई अनुक्रमानुपाती कौन सी, वी, ठीक है। दोनों हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, यानी धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, या फिर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस देख लीजिए जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, तो उस कांस्टेंट को कौन सी रखते हैं, आर, क्या रखते हैं, आर। तो देख लीजिए यहाँ अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाने के बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह रखे, यहाँ एक नियतांक रख देते हैं, कांस्टेंट रख दिया जिसका नाम कौन सी है, आर। यहाँ फार्मूला मिल गया, v बराबर इसके स्थान पे r आ गया, फिर i हो गया, ठीक। इसी फार्मूले को एक तरह से लिख सकते हैं, यानी r को बाद में लिख सकते हैं, v बराबर कौन सी हो गया, i इंटू आर। v बराबर कौन सी हो गया, i इंटू आर, जहाँ r क्या है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, ठीक है। यानी r क्या हो, अनुक्रमानुपातिक नियतांक। इसी फार्मूले को लिख सकते हैं हम लोग, r को इधर भेज दें का, ठीक है, जब सॉरी आर करें, आई को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, वी, आई नीचे चल गया, वी बटे आई बराबर क्या बचा, आर बचा, ठीक है। इसी आर को हम लोग बोलते हैं कौन सी, प्रतिरोध। अभी आगे पढ़ेंगे प्रतिरोध का होता है, तो इसी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक। वही नीचे लिखे हैं, देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत। यानी इन विभवांतर और धारा का अनुपात हमेशा नियत आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है। यदि इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, देखिए ऊपर विभवांतर लिखेंगे, नीचे कौन सी, इधर धारा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इनके और इनके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमेशा एकदम सीधी रेखा में आएगा, किस रेखा में, एकदम सरल रेखा में आएगा, यानी नियत मिलेगा। विभवांतर और धारा का अनुपात नियत मतलब कब नियत मिलेगा, जब एकदम सरल रेखा में मिलेगा, सीधी रेखा में मिलेगा, तब विभवांतर और धारा का अनुपात क्या होता है, नियत, ठीक है। यही नियम का कहता है कौन, कौन बताता है, ओम, ठीक है। यानी यही नियम है किसका, ओम का। यानी ओम का नियम यही कहता है, फिर से रिवीजन कर लीजिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, ठीक है, भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक में प्रवाहित धारा जो है, ठीक है, चालक के सिरों के बीच के लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देख लीजिए चालक में जो प्रवाहित धारा है चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी धारा बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं आई अनुक्रमानुपाती वी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तब पर भी क्या हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओम का नियम।
तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में आए रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, यानी वे सभी पदार्थ जो विद्युत धारा को बहने से रोकेंगी, ठीक ना, उन सभी पदार्थों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक ना। जो कुछ भी विद्युत धारा का विरोध करेगा, यानी विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक ना। इस प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं आर से। किससे दर्शाएंगे, आर से, क्योंकि आर फर होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हिंदी का होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को दर्शाते हैं हम लोग कौन सी, आर से, ठीक है। मान लेते हैं कोई चालक है, ठीक है, हमको इस चालक में प्रतिरोध पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले इन चालक के सिरों के बीच का विभवांतर पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर तथा इसमें प्रवाहित धारा पता हो जाएगा, तो हम इस चालक का निकाल सकते हैं, प्रतिरोध। मतलब यदि विभवांतर को हम इसमें प्रवाहित धारा से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाता है कौन सी, प्रतिरोध, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रतिरोध का फार्मूला बन जाता है, ठीक है, यानी विभवांतर बटे धारा, यानी इनके सिरों के बीच का विभवांतर, इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर को धारा से भाग कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध का फार्मूला बन जाएगा कौन सी, यानी प्रतिरोध R बराबर विभवांतर V बटे धारा I, यानी R बराबर का मिल गया V बटे I। यहां से प्रतिरोध का एक परिभाषा और बन जाता है, ठीक है, कौन सी, प्रतिरोध विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए V मतलब विभवांतर, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर को क्या बोलते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। इस वोल्ट प्रति एम्पियर को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। तो ई रहा ओम का प्रतीक, चाहे हिंदी में ओम लिख दीजिए या तो ओम का ई का हो गया प्रतीक, ठीक है। यानी जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या अथवा ओम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए इस प्रतिरोध के कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं और कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं। मान लीजिए किसी पदार्थ का प्रतिरोध बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो उसको ओम में नहीं नापेंगे और बड़े मात्रक का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए किसी पदार्थ का बहुत मतलब कम प्रतिरोध मिल रहा है तो उसको कहाँ नापेंगे हम लोग, छोटे मात्रक में नापेंगे, ठीक है। इसलिए छोटे मात्रक के रूप में देखिए मिली ओम हो गया, माइक्रो ओम हो गया, ठीक है। ये सब कैसे मात्रक है, प्रतिरोध के छोटे मात्रक है। उसी तरह बड़े मात्रक के रूप में कौन सी है, किलो ओम हो गया और कौन सी, मेगा ओम हो गया, ये सब बड़े मात्रक है, ठीक है। इसका मान भी याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मिली ओम बराबर कितना होता है, 10 पे माइनस 3 ओम, कितना, 1 मिली ओम बराबर 10 पे माइनस 3 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर कितना होता है, 10 पे माइनस 6 ओम। उसी तरह 1 किलो ओम बराबर होता है 10 पे प्लस 3 ओम, और 1 मेगा ओम बराबर कितना होता है, 10 पे प्लस 6 ओम, ठीक है। 10 पे 3 ओम मतलब इसको 1000 बोल सकते हैं ना, यानी 1000 ओम मिल करके 1 किलो ओम बनाता है, ठीक है। 10 पे 6 का मतलब 10 लाख, 10 लाख ओम मिलकर क्या बनाता है, 1 मेगा ओम बनाता है, ठीक है। इस तरह से बड़े मात्रक हो गए, ये छोटे मात्रक हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए, ठीक है, प्रतिरोध का परिभाषा तो ऊपर लिखे ही हैं, वही जो हम आपको बताए हैं वही हम बोर्ड पर लिखकर पहले से लाते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है। एक बार चलिए पढ़ के सुना भी देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करा, विद्युत धारा के मार्ग में आए रुकावट को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। बताए हैं यदि इन चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो तथा उसमें प्रवाहित धारा कितना हो, I हो, तो फार्मूला मिल गया R बराबर V बटे I हो गया, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकाल दिए, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसको क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रतिरोध का छोटे मात्रक भी होते हैं, बड़े मात्रक होते हैं, ठीक है। छोटे मात्रक क्या हो गए, मिली ओम और माइक्रो ओम, बड़े मात्रक क्या हो गए, ठीक है, किलो ओम और मेगा ओम, और बहुत सारे मात्रक होते हैं। बस हम लोग इंपॉर्टेंट चीज खाली पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग का प्रतिरोध खत्म हो गया। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसी को हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा, उन सभी कारकों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारक पर, 4 कारक पर, ठीक है। चलिए चारों को पहले बता देते हैं, फिर एक एक करके हम इसको समझा देंगे, ठीक है। पहला कारक होता है कि चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, कि कोई भी जो चालक तार है वो कितना लंबा है, प्रतिरोध इस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा चालक तार की मोटाई पर, कि तार कितना मोटा है,
ठीक है। इस मोटाई को हम लोग एक तरह से और बोल सकते हैं कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। अभी बताएंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा चीज हो गया कौन सी, मोटाई पर, ठीक है। तीसरा चीज हो गया चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर, कि वह चालक तार किस पदार्थ का बना है, इस पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। चौथा चीज हो गया, ठीक है, कौन सी, तापमान पर। तापमान पर भी डिपेंड करता है किसी चालक का प्रतिरोध कम होगा या फिर अधिक होगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर, 4 कारकों पर, ठीक है। चलिए अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चालक तार का लंबाई जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध भी उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जा रहा, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो प्रतिरोध है लंबाई के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लंबाई बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध बढ़ गया, लंबाई घटाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। हम कह दिए कि यदि आपके पास एक तार है जो 10 मीटर लंबा है और एक तार है जो 5 मीटर लंबा है, तो किस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका लंबाई ज्यादा रहेगा। मतलब 10 मीटर वाले तार का प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, 5 मीटर तार वाले का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है यानी आर होता है अनुक्रमानुपाती होता है किसके, तार, चालक तार की लंबाई यानी एल के, ठीक है। लंबाई को एल से दर्शाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं जो प्रतिरोध आर होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, एल के, ठीक है। चालक तार की लंबाई हो गया, क्या हो गया, प्रतिरोध, ठीक है। वही देखिए हिंदी में लिखे भी हैं, ठीक है। क्या लिखे हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल के का होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पर। दूसरा कौन सी है, चालक तार के मोटाई पर। इस मोटाई को एक तरीके से और लिख सकते हैं चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। ये क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे मान लिया हम कर रहे हैं ये कोई चालक तार है, कोई तार है, ठीक है। इसको सीधे से काट देंगे, देखिए यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल मिला, एरिया मिला गोला सा, तो इस क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग कौन सी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी को हम लोग मोटाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख दिए चालक तार के मोटाई पर, ठीक है। इसका मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, उसके मोटाई पर भी, ठीक है। यदि तार कर रहे हैं, यदि तार की मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, यदि तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब बताइए कहीं व्युत्क्रमानुपाती है क्या, ठीक है। तार अधिक मोटा है प्रतिरोध कम, तार कम मोटा है प्रतिरोध ज्यादा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा हो रहा का, यानी देख लीजिए मोटाई ज्यादा प्रतिरोध कम, ठीक है। जब मोटाई कम प्रतिरोध ज्यादा, यानी एक घट रहा तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो घट रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। वही लिखे हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब एरिया, एक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, क्या होता है, ए, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मतलब यदि हम कौन सी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, इसका यानी मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम हो जाएगा, ठीक है। अब मोटाई कम करेंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे समझ लीजिए, हम कहते हैं हमारे पास 2 तार है, ठीक है। एक तार की मोटाई इतना है, ठीक है। चलिए एक तार की मोटाई इतना है, दूसरा तार ले लिए, इसका मोटाई इतना है, ज्यादा मोटा है तार, ठीक है। अब बताइए किसका प्रतिरोध कम होगा, किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है तो इसका प्रतिरोध कम हो गया, इसका एरिया यानी मोटाई क्या है, कम है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है। देखिए एटो घट रहा है, एटो बढ़ रहा का, एटो बढ़ रहा तो घट रहा का, उल्टा। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, कौन सी देख लेते हैं, तीसरा किस पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है, उस चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वह चालक तार किससे बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ये चालक तार है, ठीक है, एकदम सेम समान लंबाई के हम 3-4 चालक तार ले रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। हम कह रहे हैं एक ठोरो को बना दे रहे हैं चांदी से, एक ठोरो बना दे रहे हैं कौन सी, लोहा से, एक को बना रहे हैं हम कॉपर से, एक को बना रहे हैं हम एल्युमिनियम से। का सबका प्रतिरोध एक कितना होगा, एक का समान होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि सबका मतलब सब किससे बना है, अलग अलग पदार्थ से बना है ना। जब अलग अलग पदार्थ से बनेगा तो इसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, ठीक है। इसलिए किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, उसकी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है।
ठीक है ना। जैसे हम कह दिए चांदी का कोई तार बनाएंगे तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। कॉपर का बनाएंगे तो उससे अधिक होगा, लोहा का तार बना देंगे तो उससे अधिक होगा, कोई रबड़ का तार बना दीजिए तो सबसे अधिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो देख लीजिए प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है, कोई चालक तार किससे बना हुआ है इस पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चौथा देख लीजिए चालक तारें ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करने का मतलब ये होता है यदि किसी चालक तार का हम ताप बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, किसी चालक तार का ताप घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जा रहा है। तो देख रहे हैं एक बढ़ा रहे हैं दूसरों बढ़ जा रहा है, एक घटा रहे हैं दूसरों घट जा रहा है। तो इस रिलेशन को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, सॉरी प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपके गांव के बाहर देखे होंगे पोल पर, ठीक है, तार और गया हुआ रहता है, ठीक है। वहां पर आप लोग देखे होंगे मई जून के महीने में, ठीक है, जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है तो तापमान ज्यादा रहता है, उस समय आप लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा कई जगह, ठीक है, जो तार उस पोल पे गया होता है पिघल पिघल के गिर जाता है टूट करके। क्यों गिर जाता है, क्योंकि तापमान अधिक तो तार का प्रतिरोध अधिक, जब प्रतिरोध अधिक तो तार हीट ज्यादा होगा, गर्म ज्यादा होगा, जब गर्म ज्यादा होगा तो तुरंत वहां से पिघल के गिर जाएगा। लेकिन ठंडी में ऐसा कहीं आप नहीं सुने होंगे कि ठंडी में कहीं तार गल के गिर गया। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि ठंडी में तापमान क्या होता है, कम होता है। जब ठंडी में तापमान कम होता है तो प्रतिरोध भी कम होता है, जब प्रतिरोध कम होगा तो उसमें उत्पन्न होगा नहीं करेगा, हीट होगा नहीं करेगा तार, और तार जब हीट नहीं होगा तो तार गलकर गिरेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कौन सी किसी चालक तार का प्रतिरोध है उसके तापमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पेपर में पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। पहला, ठीक, चालक तार की लंबाई पर, दूसरा चालक तार की मोटाई पर या फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, चौथा किस पे, तापमान पर, ठीक। लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक। लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे, प्रतिरोध घट जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसलिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तीसरा पदार्थ की प्रकृति पर, भिन्न भिन्न पदार्थ का यदि हम तार ले रहे हैं, कोई चालक तार ले रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसलिए जो मतलब किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। चौथा बताएं किस पर, तापमान पर, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए, यानी जो कुछ भी हम आपको बताएं सबका सब हम बोर्ड पर लिख दिए पहले से, ठीक है। आप लोग इसको देख करके पढ़ सकते हैं, वही जो हम बोले हैं वही बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसलिए नहीं लिखते हैं ताकि आप लोग का टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि वह पदार्थ विद्युत धारा के बहने का कितना विरोध करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि कोई 2 तार ले रहे हैं, 2 ठो तार ले रहे हैं, ठीक है। एक तार है हम कह दिए कॉपर का तार ले लिए, दूसरा तार हम कह दिए रबड़ का कोई तार बना करके रबड़ का तार ले लिए, ठीक है। अब देख लीजिए इस दोनों तार में जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा विद्युत धारा को बहने से रोकेगा, और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम रहेगा वो उसको उसमें से विद्युत धारा उतना अच्छे से प्रवाहित हो जाएगा, ठीक। अब देखिए रबड़ के तार और कॉपर के तार में रबड़ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा बह पाएगा नहीं, ज्यादा विद्युत धारा को रोकेगा, इतना ज्यादा रोक देता है कि रबड़ में से विद्युत धारा बह ही नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। कॉपर का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगा किसमें से नहीं। तो जिसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा
बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक, जैसे मार्कर है, मार्कर में विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। कागज है, कागज में होगा नहीं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा है। अब बताइए चांदी है, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध तो बहुत कम होता है, इसलिए चांदी में बहुत तेज से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, कॉपर है उसका भी कम होता है, धारा प्रवाहित होता है। एल्युमिनियम उसमें भी विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, कम होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, इस तरह से ठीक ना, तो विद्युत धारा को रोकने का जो गुण है, रोकने की जो क्षमता है, ठीक ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक ना, अब चलिए देख लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक ना, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता था। ठीक ना, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर। ठीक है, वहां से देख लीजिए किसी तार का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, ध्यान देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर और किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। यानी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध का होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जो प्रतिरोध होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/a, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए आर और दोनों मिल रहा था, तो आर को एक बार लिख लिए। ऊपर देखिए एल रहेगा, नीचे का आ जाएगा ए आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ए नीचे है, एल ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फार्मूला मिल गया, जब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते मिलाते हैं तो आर एक बार लिख लीजिए, ऊपर एल आ गया, नीचे का हो गया ए, रो बराबर आर बराबर एल बटे ए। अब इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कांस्टेंट लिखाएंगे अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे। इस अनुक्रमानुपातिक के चिन्ह का स्थान पे जो कौन सी लाए? कांस्टेंट लाए हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रोह बोलते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक होता है थोड़ा पी के टाइप में बनता है, देख लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा पी के टाइप में दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रोह बोलते हैं। ठीक है, अब इसी रोह को हम लोग बोलते हैं कौन सी? विशिष्ट प्रतिरोध। यहां से देखिए फार्मूला मिल गया, आर बराबर इसके स्थान पे रोह आ गया, एल आ गया, नीचे ए, यानी आर बराबर रोह एल बटे ए। अब हमको विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला निकालना है ना, तो यहाँ से रो को यहीं रोकेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो नीचे तो ऊपर चल जाएगा, यानी आर इंटू ए हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, यानी आर इंटू ए, अब बट्टे का आ जाएगा एल। तो यहाँ देखिए रो का फार्मूला मिल गया आर इंटू ए बटे एल। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला आर रो बराबर आर ए बटे एल। इसका मात्रक होता कौन सी? ओम मीटर। अब इसका मात्रक कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनिएगा। फार्मूला मिला है रो बराबर आर ए बटे एल, तो रो बराबर, अच्छा बताइए आर का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बटे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली ओम मीटर। तो वही इसका मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। यहां से क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, ठीक है, कि रो का मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए, तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, अब चलिए इसमें एक चीज और देख पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि इस फार्मूले में ध्यान से सुनिएगा, यदि इस फार्मूले में जहां आर है, ठीक, मतलब आर को तो आर रहने देते हैं, जहां ए है वहां 1 रख देते हैं, एल के स्थान पे भी कितना रख देते हैं? 1। मतलब जो तार की लंबाई कितना ले रहे हैं? 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। हम अपनी मर्जी से मान ले रहे हैं, ठीक है, मान ले रहे हैं जो जिस तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमको पता करना, उस तार की लंबाई कितना ले लिए? 1 मीटर, और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना ले लिए? 1 मीटर स्क्वायर। जब यहाँ 1 और 1 रखेंगे, मतलब 1 और 1 से मान लीजिए 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 चलिए लिखिए चाहे नहीं लिखिए, तो यहाँ मिल जाएगा कौन सी? रो बराबर कौन सी? आर मिल जाएगा। रो और आर बराबर मिल जाएगा ना, इसके स्थान पे जब 1 1 रखेंगे तो रो किसके बराबर हो जाएगा? आर के। यहाँ आर बचेगा, यहाँ रो बचेगा, रो बराबर क्या हो गया? आर। कब? जब एल बराबर 1 लिए थे और ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर लिए थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब बताइए कहीं विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर आ गया का? अब यहाँ हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध ही प्रतिरोध होता है का? अब प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध होता है का? थोड़ा सा अंतर इसमें होता है, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब बताइए कब बराबर हुआ? जब एल बराबर 1 लिए हैं और ए बराबर भी 1 लिए हैं। तो यहाँ एक फार्मूला बन सकता, मतलब परिभाषा एक तरह से और बन सकता है विशिष्ट प्रतिरोध का, कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। मतलब किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कौन सी? विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से सुनिएगा, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे
तार कितना होना चाहिए 1 मीटर लंबे, तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उस तार के अंदर जितना प्रतिरोध होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अच्छे समझिए एक बार फिर से, ठीक है। हम कह दिए इस तार की लंबाई कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तब एकरे अंदर जितना प्रतिरोध होगा ना उसी को बोलेंगे कौन सी, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों सही है, ठीक है। इसका फार्मूला बनता है ρ बराबर RA बटे L। अब बताइए विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए क्या होता है, कर दिए, ध्यान से सुनिएगा। अभी बता रहे थे कि प्रतिरोध जो होता था वो 4 कारकों पर निर्भर करता था, लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तापमान पर और पदार्थ के प्रकृति पर, ठीक है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इन सब पर निर्भर नहीं करता, विशिष्ट प्रतिरोध खाली एक चीज पर निर्भर करता है, पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ किस मतलब किसका बना हुआ तार, ठीक है ना, उस पर खाली निर्भर करेगा, लंबाई उम्बाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है ना। हम कह दिए एग्जाम्पल से समझिए, हम कह दिए एक 2 मीटर लंबा तार लिए कॉपर का, एक 10 मीटर लंबा तार लिए कॉपर का, दोनों का प्रतिरोध तो अलग अलग होगा, क्योंकि एक लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, ठीक है। लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक का पदार्थ का बना हुआ का, ए भी कॉपर का है, ए भी कॉपर का है, चाहे इसको 100 मीटर कर दीजिए, इसको 1 मीटर कर दीजिए, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा, लेकिन प्रतिरोध का हो जाएगा अलग अलग, क्योंकि प्रतिरोध तो निर्भर करता लंबाई पे, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध नहीं निर्भर करता। उसी तरह प्रतिरोध मोटाई पे निर्भर करता है, ये मोटाई उटाई पे नहीं निर्भर करता, ठीक है। ये खाली किस पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, वो किस पदार्थ का बना हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को विशिष्ट प्रतिरोध अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, यानी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है ना। प्रतिरोधों को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अब चलिए श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है और समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों को हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ठीक ना, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए यहां पर देख लीजिए, हम एक परिपथ बनाए हुए हैं, परिपथ में देखिए क्या प्रतिरोध जोड़े हैं, 3 प्रतिरोध, कितना प्रतिरोध है 3 प्रतिरोध, तीनों किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। यहां देखिए अब इसके बारे में कुछ हमको लिखना रहेगा, इस परिपथ के बारे में, ठीक ना। तो लिखेंगे कि माना कि 3 प्रतिरोध के प्रतिरोध 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 इस प्रकार जुड़े हैं कि पहले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले से जुड़ा है, ठीक है। दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तथा तीनों का जो विभवांतर है वो V1 V2 तथा V3 है, यानी पहले वाले का विभवांतर V1, दूसरे वाले का विभवांतर V2, तीसरे वाले का विभवांतर कितना है V3, लेकिन तीनों में प्रवाहित धारा समान है, यानी तीनों में कितना प्रवाहित धारा हो रहा है I, यानी इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा, इसमें भी I धारा बह रहा, ठीक है। यहाँ आप लोग को एक चीज समझना है, ठीक है, जब कभी भी श्रेणी क्रम में कितना भी प्रतिरोध जुड़ा रहे, 3 ठो 4 ठो 5 ठो 10 ठो, ठीक है, उन सभी में धारा का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक है। यानी इसमें धारा का मान क्या होगा, एक समान, यानी सभी प्रतिरोधों में एक ही कितना धारा बहेगा, ठीक है। इसमें I1 I बह रहा, इसमें भी I, इसमें भी I, ठीक है, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक चीज याद करने वाली बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है लेकिन वोल्टेज का मान समान नहीं रहता, ठीक है। सभी प्रतिरोधों का वोल्टेज अलग अलग रहता है लेकिन सभी में प्रवाहित धारा एक समान रहता है, ठीक है। चलिए वही तो यहाँ पे लिख दिया, तीनों को वोल्टेज V1 V2 V3, तीनों में प्रवाहित धारा I और तीनों का प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, इसमें हम क्या दिए, इसको इस पूरे परिपथ को हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे ना, तो देखिए यानी सेल है तो बैटरी से हम जोड़ दिए, हम क्या दिए, यदि इस बैटरी का वोल्टेज कितना हो, V हो, कितना हो, V हो, ठीक है। यह वोल्टेज आगे जा करके इन तीनों वोल्टेज में बट जाता है का, ठीक है। ये जो वोल्टेज होता है V होता है, यह यहाँ जा करके कुछ यहाँ वोल्टेज यूज हो जाएगा, कुछ यहाँ पर होगा और कुछ यहाँ पर होगा, तो देख रहे हैं यही भी जा करके यहाँ पर भी बट गया, यहाँ पर भी बट गया, यहाँ पर भी बट गया, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यदि तीनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा, V के बराबर। हम कह सकते हैं कि यानी इस बिंदु और इस बिंदु के यानी पूरा के बीच का जो विभवांतर वोल्टेज होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V,
कितना वोल्टेज होगा, V होगा, क्योंकि यही V जो होता है ना V1 V2 और V3 में बटा है। हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही जो V है वही तीनों में जाकर के बट गया, ठीक ना। अब चलिए यदि हमको V1 का मान निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, V2 का निकालना रहे कैसे निकालेंगे और V3 का मान कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या था, V बराबर I इंटू आर, ठीक है, या फिर V बटे आई बराबर आर होता है, यही ओम का नियम होता है ना। ओम का नियम का प्रयोग करके यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं और यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो पहले प्रतिरोध का नाम क्या है, R1, ठीक ना। R1 प्रतिरोध में कितना विभवांतर है उसको पता करेंगे किसके नियम से, ओम के नियम से, ठीक है। देखिए हम पहले से ही इसको लिख कर खिला चुके हैं ताकि यानी आप लोग को, ठीक ना, मतलब आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो इसलिए, ठीक ना। चलिए ओम के नियम के अनुसार पहले वाले में, ठीक ना, पहले वाले में कौन सी निकालेंगे हम लोग, विभवांतर, पहले प्रतिरोध में, यानी इसमें हम लोग विभवांतर निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। तो ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर I इंटू आर, यही ओम का नियम कहता है ना। लेकिन यदि यहाँ पर V है तब I इंटू आर होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर हम V1 कह दें, ठीक है, तो I तो देखिए सब में प्रवाहित धारा I है, I में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका प्रतिरोध R1 है, R2 R3, तो इसमें जब ओम का नियम लगाएंगे तो V1 बराबर यहाँ धारा कितना बारा I, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध कितना है, R1 हो जाएगा। उसी तरह V2 बराबर यहाँ धारा कितना बारा I, लेकिन प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पर V3 निकालेंगे, V3 बराबर यहाँ धारा I, लेकिन प्रतिरोध कितना है, R3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, ठीक है। यही सेम चीज देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, V1 बराबर IR1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए, V2 बराबर तो IR2 और V3 बराबर देखिए यहाँ कल निकाल दिया, V3 बराबर IR3, ठीक है। यानी पहले वाले का वोल्टेज निकाल लेंगे तो पहले वाले का प्रतिरोध, दूसरे वाले का तो दूसरे वाले का निकाल लिए, ठीक है। यानी कि तीसरे वाले में हम विभवांतर निकालेंगे तो तीसरे का प्रतिरोध, तीसरे का धारा लेना पड़ेगा। इन सबको 1 2 3 समीकरण मान लिए, ठीक। अभी आपको बताया है V1 V2 V3 किसके बराबर होगा, कुल वोल्टेज V के बराबर होगा, इसलिए लिख दे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक। अब इसे V1 V2 V3 का मान 1 2 3 से उठा के इसी में रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 का मान किस में रखने पर, 4 में। वही देखिए समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रख दिए, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 है ना, V है तो V को V ऐसा लिख दिए, V1 बराबर क्या रखेंगे, IR1, तो IR1 हो गया। V2 बराबर क्या रखेंगे, IR2, तो IR2 हो गया। V3 बराबर क्या रखेंगे, IR3, तो IR3 हो गया। अब इस तरह से देखिए सब में देखिए I कॉमन मिल रहा है का, जब I कॉमन मिल रहा है तो सब में से I को कॉमन ले लीजिए, यहाँ V है तो V लिख दिए, ठीक है। सब में से I को बाहर निकाल लिए तो I कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ का बचा R1, यहाँ क्या बचा R2, यहाँ का बचा R3, ठीक है। यानी V बराबर मिल गया I क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए फिर ओम का नियम यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू R। ओम का नियम यही कहता है V बराबर I इंटू R, तो V बराबर क्या लिख दिए, I इंटू R, यहाँ बगल में लिखे भी हैं, क्योंकि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, ठीक है। तो यहाँ I है तो I उतार दिए, R1 R2 R3, R1 R2 R3 उतार दिए, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ में देखेंगे I सेम सेम है, तो I से I कट जाएगा, I से I का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, R बराबर बचेगा इधर R1 R2 और R3, ठीक। यही हम लोग का फाइनल सूत्र मिल गया, किस क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध रहेंगे ना उसको सीधा जोड़ लेंगे, हमको कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध को लेकर के हम फार्मूले का निगमन किए तो R3 तक मिला, 4 ठोरे को लेकर करते हैं तो R4 तक मिलता, 5 ठोरों को लेकर करते हैं तो R5 तक मिलता। जितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा ना सबको सीधा जोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमको कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, ठीक है। परिपथ में कितना प्रतिरोध है, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तब, श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो उसको सीधा के सीधा जोड़ लेंगे, जितना भी प्रतिरोध हमको मतलब श्रेणी क्रम में दिया रहेगा सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किस क्रम का, समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है।
तो चलिए अब पढ़ लेते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है। समांतर क्रम संयोजन को हम लोग पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम संयोजन में किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोग 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, ठीक है। तीनों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका यही होता है, जितने भी प्रतिरोध को हमको समांतर क्रम में जोड़ना रहेगा, ठीक है, उन सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 प्रतिरोध, ठीक है, तीनों प्रतिरोध का नाम रख देते हैं। हई R1 प्रतिरोध है, हई R2 है, ये कौन सा है, R3 है, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, कैसे पता करेंगे, देखिए तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से, इस बिंदु से जुड़ा का, और दूसरा सिरा देखिए इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलेंगे हम लोग, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। देखिए देखने पर भी समांतर लग रहा है, ठीक ना। इसको पहचानने का एक तरीका यही है कि ठीक ना, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से, दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा रहता है, ठीक ना। और सभी में प्रवाहित धारा अलग अलग होती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ दिए हैं, ठीक है। इस बैटरी से मान लीजिए कितना धारा निकला, आई धारा निकला, ठीक ना। आई धारा बढ़ते बढ़ते जाएगा, देख रहे हैं आगे चल के आई जो है 3 मार्ग में बट जाएगा, कितने मार्ग में, 3, क्योंकि 3 प्रतिरोध जुड़ा है ना। तो तीनों प्रतिरोध में धारा जाएगा, पहले में जाएगा I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा I3। तो देख रहे यही I1, I2, I3 में बट गया का, फिर जब प्रतिरोधों से बाहर निकलेगा फिर तीनों जुट करके फिर क्या बना देगा, I। इसका मतलब हम लिख सकते हैं I जो है वो I1, I2, I3 में टूट गया, नहीं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I तीनों मिलेगा तो फिर क्या बना देगा, I बना देगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब देखिए तीनों प्रतिरोधों का जो वोल्टेज है विभवांतर का है एक समान, ठीक है। तीनों को विभवांतर कितना है, V है। समांतर क्रम में देखिए ये तीनों का सेम रहता है, जितना भी प्रतिरोध रहेगा समांतर क्रम में जुड़ा ना, सबका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन सब में प्रवाहित धारा का होता है अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें यही चीज याद रखने वाली है कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम और धारा अलग अलग होता है, ठीक है। अब चलिए अब इसको हम लोग हिंदी में थोड़ा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हैं कि तीनों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तथा तीनों में प्रवाहित धारा I1, I2 तथा I3 और तीनों का विभवांतर कितना है, V है, ठीक है। देखिए इन सब को हम यहाँ बोर्ड पे लिख दें, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए यदि हमको यहाँ पर धारा का मान निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, यहाँ पर निकालना रहे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, किसका नियम, ओम का नियम। ओम का नियम का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर धारा पता करने जा रहे हैं, किस वाले प्रतिरोध में, पहला प्रतिरोध में, ठीक है। यहाँ I1 निकाल लेते हैं, यहाँ I2 निकाल लेते हैं, यहाँ I3 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ओम का नियम यही कहता है ना, V बराबर IR, या फिर इसको लिख सकते हैं V बराबर कौन सी, I इंटू R। यदि हमको I का मान निकालना रहे तो R को इधर भेजना पड़ेगा, कहा V बटे R बराबर क्या हो जाएगा, I। इसका मतलब ओम का नियम यही कहता है V बटे R बराबर क्या, I, ठीक है। V बटे R बराबर I, लेकिन हमको I नहीं निकालना, यहाँ कौन सा निकालना, I1। जब यहाँ हम लोग I1 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा। यहाँ I2 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा। यहाँ I3 निकालेंगे तो यहाँ का प्रतिरोध और यहाँ का भी विभवांतर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जहां हम ओम का नियम लगाएंगे वहीं का डाटा उठाएंगे, ठीक है ना। चलिए यानी ओम का नियम में हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, फार्मूला V बटे R बराबर कौन सी, I, या फिर I बराबर V बटे R, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, यदि हम पहले वाले प्रतिरोध में, किस वाले प्रतिरोध में, पहले वाले प्रतिरोध में कितना धारा बह रहा है उसको निकालने की कोशिश करें, किस नियम से, ओम के नियम से। तो पहले वाले में देखिए कितना धारा है, I1 है का, तो यहाँ देखिए I1 बराबर, अभी आपको बताया V बटे R बराबर कौन सी बताया, I ना, लेकिन यहाँ I1 निकाल रहे हैं पहले वाले में, I1 बराबर, तो पहले का वोल्टेज कितना है V, और पहले में प्रतिरोध कितना R1, तो V बटे कितना हो गया R1, ठीक है। दूसरे में धारा निकालेंगे I2 बराबर, तो दूसरे का भी वोल्टेज क्या है, V है, तो V, लेकिन दूसरे का प्रतिरोध R2 है, तो V बटे R2। तीसरे वाले में निकालेंगे तो तीसरे का भी वोल्टेज सेम है, क्योंकि समांतर क्रम में सबका वोल्टेज सेम रहता है V, लेकिन तीसरा प्रतिरोध कितना R3, तो V बटे R3। इस तरह से देखिए हम I1, I2, I3 का मान निकाल दिए, किस नियम का प्रयोग करके, ओम का नियम का प्रयोग करके, यानी I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। अभी आपको बताया है I1, I2, I3 मिलके क्या बना देगा, I, मतलब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3,
क्योंकि यह I तो 3 भागों में टूटा है, I1 I2 I3 में, ठीक ना। तो इसलिए लिख दिया I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको मान लिया समीकरण नंबर कौन सा, 4। अब समीकरण 1 2 3 का मान उठा के किस में रख देते हैं, 4, यानी I1 I2 I3 का मान उठा के ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये लिखे समीकरण 1 2 3 का मान कहाँ रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक ना। तो 4 यही है ना, यहाँ I है तो I लिख दिए। I1 का स्थान पे क्या रखेंगे, V बटे R1, तो V बटे R1 लिख दिए। I2 का स्थान पे V बटे R2, तो V बटे R2 रख दिए। I3 का स्थान पे V बटे R3, तो V बटे R3 रख दिए। ऊपर देखेंगे सब में V आ गया, तो V को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, I सब में से V जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यानी 1 बटे नीचे R1, यहाँ 1 बटे नीचे R2, 1 बटे नीचे का बच गया R3 बच गया, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ I बराबर, ठीक ना, V कोष्टक में 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यदि यहाँ हम फिर से ओम का नियम लगा दें, ठीक ना, फिर ओम का नियम एक आता है ना, V बटे R बराबर कौन सी, I। तो इस I का स्थान क्या लिख दें, V बटे R, कौन सी, V बटे R, किस नियम से, ओम के नियम से, यानी I बराबर V बटे R। इसको इस उतार दिए। अब देखिए दोनों साइड में कहीं V भी आ गया का, तो V से V का हो जाएगा, कट जाएगा, V से V कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, नीचे R बचेगा, तो 1 बटे R है तो V तो कट गया, इधर क्या बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल गया, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ठीक है। यह किस क्रम के संयोजन का फार्मूला है, ठीक है। तो ये समांतर क्रम संयोजन के लिए अंतिम रूप से फार्मूला यही बनता है। अब मान लीजिए कितना भी प्रतिरोध हमको दिया रहा है समांतर क्रम में, तो उसको डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उसका व्युत्क्रम करके, देखिए उल्टा करके जोड़ा है का। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 था, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ा, 1 बटे R1 करके, 1 बटे R2 करके और 1 बटे R3 करके। इसी तरह हमको जितना भी प्रतिरोध समांतर क्रम में मिला रहेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम यानी उल्टा करके जोड़ेंगे, 1 बटे करके जोड़ेंगे, ठीक है। फिर 1 बटे करके जोड़ेंगे, जो प्रतिरोध मिलेगा अंतिम में फिर उसको पलटे दिया जाएगा, तो हमको कुल प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। इसको जब सवाल लगवाएंगे तब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो वहां और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। बस अभी आपको यही पता होना चाहिए कि समांतर क्रम संयोजन के लिए फार्मूला क्या बनता है, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। मान लीजिए 4 प्रतिरोध जोड़े होते तो 1 बटे R4 मिल जाता, 5 जोड़े होते तो 1 बटे R5 मिल जाता, ठीक है। तो आप लोग भी पेपर में आ जाएगा तो 3 ही प्रतिरोध जोड़िएगा, ठीक है। 3 प्रतिरोध देखिए थोड़ा समय में भी हो जाएगा, कम ही समय में, आसान भी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन का एक हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिए हम लोग का विद्युत धारा वाला चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसी किसी चैप्टर में देख लीजिए, जो राजीव प्रकाशन का किताब लिए होंगे उसमें विद्युत धारा और उसका तापीय प्रभाव यानी ऊष्मीय प्रभाव जिसको बोलते हैं, एक ही दिया होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, वो हम, ठीक है, जो ऊष्मीय प्रभाव है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, कौन सी, विद्युत धारा।